अगला पॉइंट लिखना है गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त के समय में ही श्रीलंका का शासक समुद्रगुप्त के समय में ही श्रीलंका का शासक मेघवर्ण द्वारा समुद्रगुप्त के समय में ही श्रीलंका का शासक मेघवर्ण के द्वारा भारत के लिए राजदूत बगस श्रीलंका के शासक मेघवर्ण द्वारा भारत के लिए राजदूत, नाम क्या था राजदूत का? बगस, ये भेजा गया था। हो गया। समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन या फिर सेन लिख लो, हरिसेन नामक एक महान कवि हुआ। समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन नामक एक महान कवि हुआ। हो गया। अगला लिखिए, समुद्रगुप्त के द्वारा कविराज की उपाधि धारण की गई थी। रोहित बंद कर दिया। समुद्रगुप्त के द्वारा कविराज की उपाधि धारण की गई थी और इसे सर्वराज ओच्छेता के नाम से जाना गया। सर्वराज ओच्छेता के नाम से जाना गया। अब सर्वराज ओच्छेता होता क्या है कि सभी क्षत्रियों को जो उखाड़ फेंके, मतलब जिससे भी युद्ध करे उसे हरा दे, तो उखाड़ फेंकना सर्वराज ओच्छेता भी कहा गया। पुस्तक में लिख लो, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला। हो गया। इसके द्वारा 2 सोने के सिक्के भी जारी किए गए। इसके द्वारा कितने सोने के सिक्के? 2 सोने के सिक्के जारी किए गए। पहला लिखना अश्वमेघ के सिक्के और दूसरा लिखना वीणा वादन के सिक्के। अश्वमेघ के सिक्के और दूसरा वीणा वादन के सिक्के। 2 सिक्के इसने सोने के जारी किए। इसी के आगे लिखना कुछ सिक्के कांसे के भी चलवाए थे। कुछ सिक्के कांसे के भी चलवाए थे। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, समुद्रगुप्त की मौत के बाद अगला शासक इसका बेटा रामगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त की मौत के बाद इसका बेटा रामगुप्त अगला शासक हुआ। लेकिन रामगुप्त की हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। सर इसका बेटा राम, समुद्रगुप्त की मौत हो जाती है, अगला शासक रामगुप्त होता है। ठीक। फिर जब रामगुप्त शासक बनता है तो रामगुप्त की हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय कर देता है।
अब इन तीनों में संबंध समझ लो। ये पिताजी हैं, ये बड़े बेटा जी हैं और ये छोटे बेटा जी हैं। ये खत्म हुए तो राजपाट बड़े के हाथ में आना था, आया, लेकिन छोटे को भी राजा बनना था। किसे निपटा दिया? बड़े भाई को निपटा दिया, खुद राजा बन गया। हेडिंग डालिए चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय समय काल लिखना 380 ईस्वी से 415 ईस्वी। 380 ईस्वी से 415 ईस्वी। 380 ईस्वी से 415 ईस्वी हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई। हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही गुप्त साम्राज्य का विकास, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही गुप्त साम्राज्य का विकास सबसे ज्यादा हुआ था। सबसे ज्यादा हुआ था। गुप्त काल को कल लिखवाया था कि प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा विकास किसके समय में हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय के। अब देखो हमने लिखवाया है चंद्रगुप्त प्रथम। इसने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज की। फिर आया समुद्रगुप्त, इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। फिर आया कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने कौन सी उपाधि धारण करी? विक्रमादित्य। ठीक, तो ये याद रखना कि किसने कौन सी उपाधि धारण की है। इसी के आगे लिखना कि विकास सबसे ज्यादा हुआ, इसलिए इनके काल को गुप्त साम्राज्य का, इसलिए इनके काल को गुप्त साम्राज्य का छाप छोड़ने वाला काल भी कहा गया है। गुप्त साम्राज्य का छाप छोड़ने वाला काल भी कहा गया है। छाप छोड़ने वाला, वाटरमार्क। आपको जो पीडीएफ भेजते हैं उसमें लिखा होता है खजुराहो एकेडमी, लिखा होता है डायगोनल में। तो ये वही है कि छाप छोड़ने वाला। अब जो हमने आपको पीडीएफ भेजी है, किसी और के पास भी जाएगी तो उसमें क्या लिखा होगा? खजुराहो एकेडमी। ठीक, अब वो बीच से हट नहीं सकती है। ऐसे ही जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसने इतना विकास किया कि गुप्त साम्राज्य में छाप छोड़ने वाला इसे कहा गया। अगला पॉइंट लिखिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। चीनी यानी चाइना का यात्री था, नाम क्या था? फाहियान। ये भारत आया था। हो गया। इसके आगे या पीछे जितने स्टार देना चाहो उतने दे सकते हो। किसी भी पेपर में देख लेना, किसी भी परीक्षा में, व्यापम की हो, पटवारी की हो, किसी की हो, सेंट्रल की हो, उत्तर प्रदेश की हो, दिल्ली पुलिस की हो, किसी भी स्टेट की हो, अगर यात्रियों से आएगा तो चीनी यात्री से आएगा। चीनी यात्री कौन आया था? तो फाहियान आया। ठीक, स्टार लगा लेना इस पॉइंट में। अगला लिखिए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना विवाह, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना विवाह
नागाओं की राजकुमारी, नागाओं की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ रचाया। नागाओं की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ रचाया था। अब नागाओं की राजकुमारी कुबेर नागा नाम था उसका। नागाओं की राजकुमारी कुबेर नागा। नाग पंचमी आती है, कौन आता है घर पे? सपेरा आता है सांप लेके। तो भाई नागाओं की राजकुमारी थी, पहले इन्होंने भी शासन किया, ठीक, तभी तो ये राजकुमारी हुई। नागाओं की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ इसने विवाह रचाया। अगला पॉइंट लिखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की धर्म पत्नी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की धर्म पत्नी, जिसका नाम था ध्रुव देवी और किसी को कुमार देवी के नाम से भी जाना गया। कुमार देवी, या तो ध्रुव देवी लिख लो या कुमार देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की धर्म पत्नी कुमार देवी के साथ विवाह रचाया। अभी हमने पढ़ाया था, पिताजी समुद्रगुप्त, बड़ा बेटा रामगुप्त, छोटा बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय बड़े भाई को मार देता है और उसकी घरवाली से, मतलब उसकी पत्नी से, या फिर कहने का मतलब अपनी सगी भाभी से विवाह भी कर लेता। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए, गुप्त साम्राज्य के समय में ही, गुप्त साम्राज्य के समय में ही चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, गुप्त साम्राज्य के समय में ही चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, अब जैसे सभा लगी है तो सभा में 9 ज्ञानी पंडित हुआ करते थे। अब जरूरी नहीं है कि पंडित हो, विद्वान होते थे। तो पहला लिखना, पहला नवरत्न, इसमें लिखना अमर सिन्हा। कौन? अमर सिन्हा, ये वित्त मंत्री हुआ करते थे। वित्त मंत्री, वर्तमान में हमारे देश की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण, इसी के नीचे लिख लो। अभी देश की कौन है? निर्मला सीतारमण। अमर सिन्हा, ये डैश लगा है। वित्त मंत्री लिखना, इसकी पोस्ट थी वित्त मंत्री की। जैसे निर्मला सीतारमण की वर्तमान में पोस्ट क्या है? वित्त मंत्री की। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए, दूसरा नाम है सपनाका। देखो, ये अमर सिन्हा वित्त मंत्री थे गुप्त साम्राज्य, और ये देश अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। दूसरा लिखना सपनाका। दूसरा नवरत्न कौन हुआ? सपनाका। इसमें लिखना खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री, कहते हैं ना कि आपकी ग्रह दशा अच्छी नहीं चल रही है। खगोल शास्त्री थे ये। तीसरा पॉइंट लिखना बरूची। बरूची नाम के विद्वान हुए और ये इतिहासकार थे।
बरूची, ये कौन थे? इतिहासकार। अगला लिखिए बारहमेहर। इसमें लिखना लेखक एवं खगोल शास्त्री। एक सपनाका हुए जो खगोल शास्त्री हुए इनके नवरत्नों में, और ये बारहमेहर हुए। तो अगर पूछ ले कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में कौन खगोल शास्त्री था, तो आप लगाएंगे सपनाका। बारहमेहर ऑप्शन में भले ही रहे, क्योंकि बारहमेहर को दो पोस्ट में दो चीजों का ज्ञान था, एक तो खगोल शास्त्री था और दूसरा लेखक भी था। लेखक में पूछे कौन था, तो बारहमेहर। अगला लिखिए घटकपरा। पांचवा विद्वान कौन हुआ? घटकपरा, ये नाम थे उनके। घटकपरा पांचवा विद्वान। ये विद्वान गण में था। इसमें लिखना स्थापत्य कला, जैसे ये मंदिर वगैरह बनने हैं, निर्माण होना है, तो इसके लिए कौन था? घटकपरा। स्थापत्य कला ये विभाग ने दिया गया था। अगला लिखिए शक या फिर संक, नाम है उनका संक। इसमें लिखना संक में भूगोल शास्त्री। ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, ज्योग्राफी के अध्ययन को कहा जाता है क्या? जो ज्योग्राफी का अध्ययन करता है उसे जियोलॉजिस्ट कहा जाता है, हिंदी में भूगोल शास्त्री कहते हैं। तो ये क्या है? जमीन वगैरह की माप वगैरह करना, कैसे क्या करना है, उसके बारे में ज्ञान किसको था? संक को। अगला लिखिए सातवां धनवंतरी। धनवंतरी में लिखना चिकित्सक, डॉक्टर। धनवंतरी क्या थे? चिकित्सक। इंग्लिश में लिख लेना डॉक्टर थे ये। आठवां लिखना बैटलभद्र। और बैटलभद्र क्या थे? काला जादू जानते थे। एक मंत्र मारा और सबके सब बेहोश। तो ये पहले होता था, आज के समय में इन बाबाओं ने, तांत्रिकों ने बर्बाद कर दिए सब। कि काला जादू भी होता था, सफ़ेद जादू भी होता था। लिखवाया था काय में, अथर्ववेद में लिखवाया था ना कि काला जादू का भी उल्लेख है और सफ़ेद जादू का भी उल्लेख है। तो बैटलभद्र यानी काला जादूगर था ये। नौवां लिखना कालिदास। इसमें क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे संस्कृत के महान विद्वान। और ये ना सोचने लगो कि कालिदास थे कि तुलसीदास। तुलसीदास तो अभी अकबर के समय में थे, मतलब 500-600 साल पहले। ठीक, नवरत्न हो गए। अगला पॉइंट डालिए। इन नवरत्नों में कालिदास सबसे मशहूर थे। इन नवरत्नों में कालिदास सबसे मशहूर थे और इनके द्वारा बहुत सी किताबें लिखी गई। और इनके द्वारा क्या किया गया? बहुत सी किताबें लिखी गई। पहली लिखिए अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें लिखना कालिदास की पत्नी शकुंतला
की सुंदरता के बारे में लिखी गई। कालिदास की पत्नी शकुंतला की सुंदरता के बारे में लिखा गया है। इन्हें अपनी पत्नी के ऊपर ही क्या किया, किताब छाप दी। इतनी सुंदर थी इनकी पत्नी। अब पता नहीं कि ब्यूटी पार्लर जाती थी कि क्या करती। दूसरी पुस्तक लिखना कुमार संभव। कुमार संभव, कुमार संभव लिखना किसके समय में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। दूसरा नाम क्या था? विक्रमादित्य। लिखना कुमार संभव विक्रमादित्य के बेटे के ऊपर। जब अपनी पत्नी के ऊपर लिख सकते हैं तो फिर अब राजा कहेगा कि हमारे पुत्र के ऊपर भी लिख दो, तो इन्होंने पुत्र के ऊपर भी लिख दिया, विक्रमादित्य के बेटे के ऊपर। 3 किताबें और लिखी इन्होंने, वो लिखना। तीसरी लिखना विक्रम संभव। विक्रम संभव, विक्रम संभव यानी विक्रमादित्य के ऊपर ही लिखी होगी। चौथी लिखना रघुवंशम। रघुवंशम, रघुवंशम। 5वीं लिखना मेघदूतम। मेघदूतम हो गया। अगला पॉइंट लिखिए स्टार लगा के। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। हो गया। शेक्सपियर कहा क्यों जाता है? जैसे भारत का नेपोलियन किसे किसे कहा गया? चंद्रगुप्त प्रथम को। प्रथम ऐसे ही कालिदास को शेक्सपियर कहा गया है क्योंकि जो विलियम शेक्सपियर थे इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी थी, कविताएं वगैरह लिखी थी। तो इसी के नीचे लिख लेना विलियम शेक्सपियर के द्वारा भी बहुत सी किताबें लिखी गई। विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के द्वारा भी बहुत सी किताबें लिखी गई। बहुत सी किताबें लिखी गई। हो गया। तो विलियम शेक्सपियर के नाम पर इसकी तुलना किससे की गई है? कालिदास के द्वारा की गई। अगला लिखिए कालिदास एक कवि। कालिदास एक कवि, अभिनेता। कालिदास एक कवि, अभिनेता और लेखक। कालिदास एक कवि, अभिनेता और लेखक तीनों प्रतिभाओं में दक्ष थे। तीनों प्रतिभाओं में दक्ष थे। हो गया। अगला शासक हुआ कुमारगुप्त। कुमारगुप्त समय काल लिखना 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। कुमारगुप्त 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। जो कोई यहाँ रफ लाता है तो घर जाके लिखता है, तो बच्चे नहीं हो KG1 और KG2 के कि एक बार यहाँ लिखो, एक बार घर जाकर लिखो। ठीक, जो कुछ लिखना है यहीं लिखो। इतनी स्पीड में तो बोलते नहीं है कि बस केंचुआ से बनते जाए। नोट यहीं लेके आओ। जितना टाइम आप घर जाके लिखने में लगाओगे उतनी बार में एक पूरी नोट कंप्लीट हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। अगला कुमारगुप्त के बारे में लिखना, यह भगवान कार्तिकेय का उपासक था। यह भगवान कार्तिकेय। कार्तिकेय किसके पुत्र? भोले और, अरे तुम पापा का नाम बस बताना है कि मम्मी
इन्हीं का भी बताना है। यह भगवान कार्तिकेय के उपासक थे। अगला पॉइंट लिखना, इनके द्वारा महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की गई। महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य। इस काल में जितने हुए अपनी अपनी उपाधि देते रहे। किसी ने महाराज अधिराज की ली, किसी ने नेपोलियन की ली। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, अब ये बोले हमारे बाप दादा जब उपाधि लेते रहे तो हम काय पर छूट जाए। इन्होंने ले ली महेंद्रादित्य की उपाधि। स्टार लगा के पॉइंट लिखना, इन्हीं के समय में नालंदा विश्वविद्यालय, इन्हीं के समय में नालंदा विश्वविद्यालय, ब्रैकेट में लिखना, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी विश्वविद्यालय। इन्हीं के समय में नालंदा विश्वविद्यालय, ब्रैकेट में लिखना, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। हो गया। इन्होंने उपाधि ली महेंद्रादित्य की। इनके समय में दूसरी सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बना कौन सा, नालंदा। पहला विश्वविद्यालय हम पढ़ चुके हैं जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने अध्ययन किया, नाम था उसका तक्षशिला। एक पहला विश्व का एक ऐसा विद्यालय जहां हॉस्टल, पढ़ना और वहीं कार्य करना तीनों चीजें शामिल थी। जैसे कोचिंग के बैनर में लिखा है, तो नए बैनर छप के आए हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जिनके माँ बाप नहीं हैं, तो उनके लिए बिल्कुल नाम मात्र की फीस यानी 100 रुपये में पूरा कोर्स, मतलब हर महीने का 100 रुपये लगेगा, ताकि जो टेस्ट वगैरह हैं हर संडे के, केवल उनका खर्चा भर लिया जाएगा, बाकी उनकी पूरी पढ़ाई का जिम्मा इस कोचिंग संस्थान के द्वारा कराया जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही ये तक्षशिला था कि हॉस्टल था, लाइब्रेरी थी, काम करना था और पढ़ाई करना था, चारों चीज़ें थी। आपको पैसा नहीं है, हॉस्टल में रहिए, लाइब्रेरी में पढ़िए, शिक्षा ग्रहण कीजिए, काम करेंगे, जो पैसा मिलेगा अपने घर वालों को भी भेजिए। तो ऐसी कहीं भी दुनिया में और कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद दूसरा कौन आया, नालंदा विश्वविद्यालय। अगला देखिए स्कंदगुप्त, अगला शासक हुआ स्कंदगुप्त। समय लिखिए 455 ईस्वी से 467 ईस्वी, 455 AD to 467 AD। 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक ये रहे। हो गया। इनके द्वारा 2 उपाधियों को अपनाया गया। हम कह रहे हैं कि बाप दादा जब करता है तो ये भी करते। इनके द्वारा 2 उपाधियों को अपनाया गया, एक कर्मादित्य और दूसरी देवराज। कर्मादित्य, दूसरी देवराज, दूसरी देवराज। हो गया। यह गुप्त साम्राज्य में आखिरी शक्तिशाली शासक हुआ। यह गुप्त साम्राज्य में अगला मतलब आखिरी शक्तिशाली शासक हुआ। गुप्त साम्राज्य में आखिरी शक्तिशाली शासक हुआ। इसी के समय में हूणों के द्वारा
इसी के समय में हूणों के द्वारा भारत पर आक्रमण किए गए। इसी के समय में हूणों के द्वारा भारत पर आक्रमण किए गए। कोष्टक में लिख लेना मध्य एशिया की जनजाति। ये हूण कौन थे? मध्य एशिया की जनजाति है। जैसे अपने यहाँ कौन है? गोंड, भील, सहरिया, बैगा, ये जनजातियां हैं मध्य प्रदेश की। जैसे ये मध्य एशिया की जनजाति थी हूण, इनके द्वारा भारत पर आक्रमण किए गए। अगला पॉइंट लिखिए, स्कंदगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत कराई गई थी। स्कंदगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत कराई गई थी। एक दिन लिखवाया था कि सुदर्शन झील का निर्माण किसी ने कराया था, नाम याद है? रुद्र दमन। रुद्र दमन के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण हुआ और मरम्मत किसने कराई? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत कराई गई थी। इसके मंदिर लिख लिए थे कि इन्होंने कौन कौन से मंदिर बनवाए? नहीं लिखे? देखिए, गुप्त साम्राज्य का वास्तुकार, हेडन डालिए, गुप्त साम्राज्य का वास्तुकार इसमें लिखना भारत में मंदिरों का निर्माण सबसे ज्यादा गुप्ताओं के द्वारा कराया गया। भारत में मंदिरों का निर्माण सबसे ज्यादा गुप्ताओं के द्वारा कराया गया। हो गया? पहला लिखिए, विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर में। कहाँ बनवाया? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। दूसरा लिखिए, शिव मंदिर राजस्थान के बीकानेर शहर में। दूसरा मंदिर राजस्थान के बीकानेर शहर में। हो गया? पहला विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर में। दूसरा शिव मंदिर बनवाया राजस्थान के बीकानेर में। तीसरा लिखिए, पार्वती मंदिर। कल पन्ना जिला पढ़ाया था। कहाँ है ये पार्वती मंदिर? अजयगढ़ में। अजयगढ़ का जो किला है ना, तो इसमें लिखना पार्वती और भूतेश्वर मंदिर, ये दोनों मंदिर हैं अजयगढ़ के किला में। तो इसमें लिखना पार्वती मंदिर में डैश लगा के पन्ना मध्य प्रदेश। पन्ना मध्य प्रदेश। अगला मंदिर 10 अवतार मंदिर। 10 अवतार मंदिर ये झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। हो गया? अगला लिखिए, भीतरगांव मंदिर। भीतरगांव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश। कानपुर उत्तर प्रदेश। हो गया? अगला लिखिए, मुकुंद दारा मंदिर। मुकुंद धारा या दारा मंदिर राजस्थान के कोटा में स्थित है। जहाँ बच्चे नीट की तैयारी करने जाते हैं ना, ये मंदिर वहीं स्थित है। मुकुंद धारा मंदिर राजस्थान कोटा। हो गया? अगला पॉइंट डालिए, इस काल में हमें सारे मंदिर नागर शैली में मिले हैं। पढ़ाया था एक दिन, नागर शैली क्या होती है, द्राविड़ शैली क्या होती है और पंचायतन शैली क्या होती है। कल भी मंदिर गए थे तो कल मंदिर में हमने डिटेल से भी समझाया था नागर शैली, द्राविड़ शैली और पंचायतन शैली।
लक्ष्मण मंदिर को दिखाया था आप लोगों को पंचायतन शैली में कैसे होते हैं। इसमें लिखिए इस काल में सारे मंदिर नागर शैली के मिले हैं। इसी काल में पहली बार भगवान विष्णु और शिव के चित्र प्राप्त हुए हैं। इसी काल में पहली बार भगवान विष्णु और शिव के चित्र प्राप्त हुए हैं। हो गया। इसी काल में पहली बार भगवान विष्णु और शिव के चित्र प्राप्त हुए हैं। भगवान विष्णु एवं शिव। इसके पहले कोई चित्र नहीं थे कि भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं, हाथ में सुदर्शन है, पीछे खड्गासन स्थिति में सर्प लेटे हुए हैं, या भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल है। क्या है, पूजा भले ही होती रही है वैदिक काल में, लेकिन चित्र कोई भी नहीं मिले। अब जब इन्होंने मंदिर बनवाए, शिव मंदिर, विष्णु मंदिर, पार्वती मंदिर, उसके बाद ये चित्र प्राप्त हुए गुप्त काल के बाद। ठीक, निकालिए। पन्ना जिला, MP। लास्ट पॉइंट बताइए, पन्ना कहाँ तक हो गया था? तेज बोलो, एक बोलो। बिजावर सीरीज के अंतर्गत निकाला जाए। हाँ, 3 क्वेश्चन लिए थे हमने। सतना से मैयर, रीवा से मयूरगंज, छिंदवाड़ा से पंडुरना जिला अलग हुए थे। उनमें बतानी थी सबसे छोटी तहसील कौन है। कौन करके आया है? सबसे छोटी तहसील अमरपाटन, जिसमें 231 गाँव आते थे। सबसे छोटी कौन सी है? अमरपाटन। कहाँ है ये? मैयर जिले। तो जहाँ ये 3 क्वेश्चन लिखे थे वहाँ लिख लो। मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील अमरपाटन स्थित है। 213 गाँव। मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील अमरपाटन, मैहर जिले में। हो गया। अगला पॉइंट लिखिए। पन्ना का हीरा कडप्पा सेल समूह की चट्टानों से निकाला जाता है। किन चट्टानों से? कडप्पा सेल समूह। कडप्पा सेल समूह की चट्टानों से निकाला जाता है। पन्ना का हीरा कडप्पा सेल समूह की चट्टानों से निकाला जाता है। कडप्पा सेल समूह, सेल का मतलब पत्थर, समूह का मतलब ढेर। तो नाम क्या है उन पत्थरों का? कडप्पा। इन पत्थरों से ये निकाला जाता है। अगला लिखिए। पन्ना का हीरा NMDC के माध्यम से, NMDC के माध्यम से 2009 से निकाला जा रहा है। पन्ना का हीरा NMDC के माध्यम से 2009 से निकाला जा रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मिनरल्स का मतलब क्या होता है? खनिज, जिसमें लोहा, तांबा, चांदी, हीरा, मोती सब कुछ आता है। तो NMDC के माध्यम से 2009 से निकाला जा रहा है। ये आदमी कब तक चलना है ये भाई। अगला लिखिए। पन्ना का सबसे ज्यादा हीरा हिनौता क्षेत्र से निकाला जाता है। पन्ना का हीरा सबसे ज्यादा हिनौता क्षेत्र से निकाला जाता है। हो गया। पन्ना में हीरे की प्रसिद्ध खदानें, पन्ना में हीरे की प्रसिद्ध खदानें देखना, हिनौता, दूसरा मझगुआ,
हिनौता, मझगुआ एवं रमखिरिया बन जाएगा। लिखते हिनौता, दूसरी मझगुआ और तीसरी रमखिरिया है। अभी 3-4 साल पहले क्या हुआ, एक पाणेपुरवा नाम का एक छोटा सा गांव है, पाणेपुरवा, हाँ रमखिरिया, तीसरा स्थान क्या है रमखिरिया। अभी 2-3 साल पहले ये पाणेपुरवा, जैसी पन्ना में प्रवेश करोगे एक पाणेपुरवा गांव मिलता है, यहाँ से एक नदी निकलती है। अफवाह ये फैला दी गई कि इसमें हीरे निकल रहे हैं। बहुत से लोग तसला, बाल्टी, छन्ना लेके यहाँ पहुँच गए, कई दिनों तक हीरा खोजते रहे। हाँ, किस्मत वालों को कुछ हीरे मिले भी, कुछ कच्चे थे, 1-2 को सही हीरा भी मिला है। लेकिन ये इतना फेमस हो गया था कि फिर सरकार को इस पाणेपुरवा पर रोक लगानी पड़ी। ठीक, इस पर पुलिस प्रशासन ने इस पर रोक लगाई कि अब आगे कोई भी इसमें खुदाई नहीं करेगा। क्या किया, जो छोटी बालू थी वो तो उसी में फेंकते गए नदी में, तो बड़े पत्थर थे वो बाहर फेंकते गए। अब जब नदी का आप कटाव करोगे, पेड़ काटते गए पास के, और इसमें जो छोटी बालू वगैरह है वो उनको अलग करते गए पत्थरों से, इसका कटाव होने लगा। इसलिए यहाँ पर प्रशासन ने बंद लगा दिया कि अब वहाँ कोई नहीं जाएगा हीरा खोजने, इकट्ठा करोड़पति कोई नहीं बनेगा। अगला लिखिए, पन्ना 1956 में जिला बना एवं इसका क्षेत्रफल, पन्ना 1956 में जिला बना। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तभी ये जिला बन गया था। मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ 1 नवंबर सन 2000 को। पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक साथ थे 2000 तक। ठीक, 1 नवंबर 2000 को फिर से ये बंटवारा हो गया, तो मध्य प्रदेश हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया। तो ये पन्ना जब जिला बना जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। अगला लिखिए, इसका क्षेत्रफल 7135 वर्ग किलोमीटर है। 7135 वर्ग किलोमीटर है एवं इसमें 9 तहसीलें हैं। ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी तहसीलें कितनी हैं। आपका पड़ोसी जिला है तो इतना ज्ञान होना चाहिए कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तहसीलें कितनी हैं। देखो, पन्ना 1956 में जिला बना, क्षेत्रफल 7135 वर्ग किलोमीटर है और 9 तहसीलें हैं। हो गया। पन्ना को हीरा जिला, पन्ना को हीरा जिला, आंवला जिला एवं गेरू मिट्टी जिला, गेरू मिट्टी जिला और मंदिरों की नगरी कहते हैं। देखो, हीरा जिला घोषित है, आंवला जिला घोषित है, गेरू मिट्टी जिला घोषित है, चौथा मंदिरों की नगरी कहते हैं। हीरा, आंवला और गेरू। गेरू मिट्टी जानते हैं क्या होती है, क्या करते हैं उसकी, हाँ वही गेवरी, दीपावली के टाइम पर करते हैं उसका, ग्यास के टाइम पर तो रंगोली बनाते हैं। ये वही गेरू मिट्टी है। कहाँ पाई जाती है, पन्ना जिला घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आंवला कहाँ होता है, पन्ना में। हीरा पन्ना में, गेरू मिट्टी पन्ना में। हो गया। तो मंदिरों की नगरी कहते हैं, लिखा है इसी में आगे, मंदिरों की नगरी कहते हैं। अगला लिखिए, पन्ना में पुरातत्व की खोज के लिए प्रयोगशाला स्थापित की गई है। पन्ना में पुरातत्व की खोज के लिए प्रयोगशाला स्थापित की गई है। लिख लिया। अगला लिखिए, पन्ना में पर्यटक स्थल, नाम तो खूब सुना होगा, हाँ, प्रयोगशाला स्थापित की गई है। अगला पॉइंट, पन्ना में
पर्यटक स्थल, पन्ना में पर्यटक स्थल, नाम सुना होगा, गया कोई नहीं होगा। पहला लिखना बृहस्पति कुंड, गया कोई, नाम सुना है बृहस्पति कुंड। दूसरा लिखना अजयगढ़ किला, गए थे, पहाड़ के ऊपर तालाब बना हुआ है, किला है। ये बताओ, समतल पे तो पानी नहीं मिलता है, ऊपर किला है और किला के बगल पे बहुत बड़ा तालाब है, मतलब पहाड़ पे है तालाब। तीसरा लिखना कालिंजर किला और चौथा लिखना केदार पर्वत। बृहस्पति कुंड, अजयगढ़ किला, कालिंजर किला एवं केदार पर्वत हो गया। अगला लिखिए पन्ना पत्थर उद्योग के लिए, पन्ना पत्थर उद्योग के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है और पन्ना में अजयपाल नामक झील स्थित है। ये वही है, अजयगढ़ का जो किला है ना, उसमें जो तालाब है उसका नाम क्या है, अजयपाल झील, अजयपाल नामक झील स्थित है। ये पाल समाज से नहीं आते थे, जैसे उपाधियां समुद्रगुप्त वगैरह लोगों ने ली, ऐसे इन्होंने पाल की उपाधि धारण की थी। नाम इनका अजय था, अजयपाल नामक झील स्थित है। हो गया। अगला लिखिए 20 अक्टूबर 1972 को, 20 अक्टूबर 1972 को पन्ना को रीवा संभाग से अलग करके, पन्ना को 20 अक्टूबर 1972 को रीवा संभाग से अलग करके सागर संभाग में, रीवा संभाग से अलग करके सागर संभाग में शामिल किया गया था। तो कोई पूछ ले पन्ना सागर संभाग में कब जुड़ा, क्या आंसर होगा 1972। अगला लिखिए जिला दमोह, जिला दमोह, नंबर डालते जाना। सागर संभाग में कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। छतरपुर हो गया, पन्ना हो गया, 2 हो गए। तीसरा लिखना दमोह, दमोह में लिखना स्पीड में। औद्योगिक केंद्र अमाना, औद्योगिक केंद्र अमाना, प्राचीन नाम तुंडीकेर। औद्योगिक केंद्र इसका अमाना है और औद्योगिक केंद्र अमाना, प्राचीन नाम तुंडीकेर है। पन्ना दमोह जिला हेडिंग डालिए, उसमें लिखिए औद्योगिक केंद्र अमाना है और प्राचीन नाम इसका तुंडीकेर है। हो गया। नामकरण रानी दमयंती के नाम पर, नामकरण रानी दमयंती के नाम पर जिले का नाम दमोह पड़ा। रानी दमयंती के नाम पर जिले का नाम दमोह पड़ा। हो गया। इसके आगे लिखना दमोह को पीतल नगरी कहते हैं, दमोह को पीतल नगरी कहते हैं। दमोह में पान के बगीचे विश्व प्रसिद्ध हैं, दमोह में पान के बगीचे विश्व प्रसिद्ध हैं। जैसे अपने छतरपुर जिले में महाराजपुर गढ़ी मलहरा के पास जो पान उगाए जाते हैं, ये पाकिस्तान तक निर्यात किए जाते हैं। ठीक ऐसे ही दमोह के जो पान हैं ये भी पाकिस्तान को निर्यात किए जाते हैं और ये प्रसिद्ध हैं भारत में और विश्व में। अगला लिखिए दमोह आर्थिक
दृष्टि से प्रदेश का पिछड़ा जिला है। दमोह आर्थिक दृष्टि से प्रदेश का पिछड़ा जिला है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा जिला है। दमोह में पीतल और कांसे के बर्तन बनाए जाते हैं। दमोह में पीतल और कांसे के बर्तन बनाए जाते हैं। दमोह में सबसे ज़्यादा बाल श्रमिक पाए जाते हैं। बाल श्रमिक जानते हैं क्या होता है? एक तो नाबालिग बच्चे काम करते हैं, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में उनका उतना ध्यान नहीं होता है, ठीक। और बाल श्रमिक जिसकी उम्र 14 वर्ष से भी कम है वो बाल श्रमिक कहलाते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे जैसे 7-8 वर्ष के हुए वो काम पे लग जाते हैं। पढ़ाई को उनका जब दिमाग नहीं लगेगा तो आर्थिक रूप से हमेशा पिछड़ा ही रहेगा। अगला पॉइंट लिखिए, दमोह के संग्रामपुरा में, दमोह के संग्रामपुरा में भारत का पहला, दमोह के संग्रामपुरा में भारत का पहला पुरातात्विक पार्क स्थापित किया गया है। पुरातात्विक पार्क स्थापित किया गया है। जैसे खजुराहो में मतंगेश्वर मंदिर के बगल में एक छोटा सा म्यूजियम है, ऊपर टीन सेट लगा हुआ है। एक तो ये हो गया पुरातात्विक पार्क। एक ललित होटल के बगल में म्यूजियम है, ठीक। वहाँ हीरा संग्रहालय भी है वो, और मूर्तियाँ भी, जो मंदिर खंडित हो गए हैं उनकी मूर्तियाँ भी इस म्यूजियम में रखी गई हैं। ऐसे ही दमोह का जो संग्रामपुरा है ये भारत का पहला पुरातात्विक पार्क है, मतलब म्यूजियम, ठीक। अगला पॉइंट लिखिए, दमोह स्थित कुंडलपुर, दमोह स्थित कुंडलपुर जैन धर्म से संबंधित, दमोह स्थित कुंडलपुर जैन धर्म से संबंधित प्रमुख तीर्थ स्थल है, प्रमुख तीर्थ स्थल है। खजुराहो में 3-4 साल से कौन रह रहा है? रहते हो? अभी 3-4 साल पहले देखा होगा, एक जैनियों के ऋषि आए थे, जैन मंदिर है ना विद्यासागर, तो जो जैनी यहाँ आते थे बाहर से घूमने, वो कुंडलपुर भी जाते थे, दमोह बांदकपुर भी जाया करते थे, क्योंकि वहाँ भी इनके तीर्थ स्थल स्थापित है। लास्ट पॉइंट लिखना आज का, इसी में लिख लो, क्योंकि यहाँ जैनियों के 63 मंदिर स्थित हैं, क्योंकि यहाँ जैनियों के 63 मंदिर स्थित हैं, 63 मंदिर स्थित हैं। अगला और अंतिम पॉइंट, दमोह में बांदकपुर हिंदू धर्म का प्रसिद्ध, दमोह स्थित बांदकपुर हिंदू धर्म का प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल है, प्रमुख दार्शनिक स्थल है। हो गया, इसके आगे करेंगे कल की क्लास में कंटिन्यू।